हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। 24 अप्रैल को बिहार एसआई मेंस का पेपर होने वाला है। दो पेपर्स इसमें पूछे जाते हैं आपसे मेंस के पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है फुल्ली जो डेडिकेटेड होता है वो हिंदी को होता है। पेपर 1 आपका पूरा का पूरा क्या होता है, हिंदी होता है। पेपर 1 में आपसे टोटल पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चंस, और 100 क्वेश्चंस ये होता है 200 मार्क्स का। ठीक है, 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है टोटल। तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है, हम सिलेबस की भी बात करेंगे और हम बात करेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं और हमें सबसे ज़्यादा किस पोर्शन पे फोकस करना चाहिए। हिंदी में मतलब व्याकरण भी आपसे पूछा जाता है, आपसे साहित्य भी पूछा जाता है, आपसे राइटर्स के यानी कि लेखक के नाम पूछ लिए जाते हैं, कवि के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो किन पोर्शन पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वो हम इसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और हमने अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया है, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी को जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया है। अगर आप इसको देख रहे हैं और आपने प्री क्वालिफाई किया है तभी आप देख रहे हैं, मे बी मोस्ट प्रोबेबली, तो आप कमेंट में बताएंगे कि यस सर मैंने क्वालिफाई किया है। तो हमारे बहुत सारे लोग जानने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी जोन के साथ जुड़े हुए, उन्होंने भी क्वालिफाई किया है। सबको बहुत बहुत बधाई और मेंस के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपके मेंस पेपर को बहुत ही बेहतर बनाने के लिए हम ये सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको क्या करेंगे, जितना भी टाइम बचा हुआ है, 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, हम 1 महीना ही मान के चलते हैं, मतलब वैसे तो 2 महीना बचा हुआ है, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 1.5 महीने का टाइम है। और हम इस 45 डेज़ में क्या करेंगे, हिंदी को इतना अच्छा कर लेंगे ना कि कोई टेंशन ही नहीं होगी हमें। तो इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, इसमें हम करने वाले हैं, एक तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम उन पे फोकस करेंगे, और प्लस टेस्ट सीरीज़ भी हम लगाएंगे। हफ्ते में 3-4 दिन हम टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे। तो ये क्या सब कुछ फ्री होने वाला है, क्या सब कुछ यूट्यूब पे होने वाला है। तो देखिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं, बहुत सारे कंटेंट जुगाड़ करना पड़ता है, तो हम ये सीरीज़ जो लेकर आ रहे हैं ना, ये पेड लेकर आ रहे हैं। ये वाला तो फ्री है वीडियो, ठीक है, ये डेमो वीडियो के तौर पे आप इसको ट्रीट करिए। तो हम उसमें क्या करेंगे, आपको सारा कुछ कॉन्सेप्ट समझाएंगे। डेमो आप देख लीजिएगा, आपको मज़ा आएगा, तो आप ज़रूर आएंगे कि हाँ सर मैं जुड़ना चाहता हूँ आपके क्लास के साथ। तो उसमें हम कॉन्सेप्चुअल वीडियोस करेंगे, साथ ही साथ हम टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 599 का ये कोर्स आपको रहने वाला है। ठीक है, तो जुड़ना चाहते हैं तो 9598875847 इस नंबर पे, या फिर 9582062485 इन दोनों नंबर में से किसी पे भी आप कॉल मैसेज करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं कि भाई सिलेबस में क्या क्या है। पहले हम सिलेबस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम टोटल 100 के 100 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा, वीडियो अभी छोड़ के नहीं जाना है, टोटल 100 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो जानते हैं सिलेबस क्या है। चलिए सिलेबस देख लेते हैं कि भाई क्या क्या सिलेबस इसमें पूछा जाता है हमसे। तो देखिए, ये सिलेबस है आपके टोटल, ये टोटल आपके सिलेबस है। इसमें क्या क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपसे पूछा जाता है वर्णमाला, लिपि, भाषा, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया, वाच्य, काल, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, पर्यायवाची, सम्मानार्थक, विपरीतार्थक, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अशुद्धि या वर्तनी जो भी बोल लीजिए, विराम चिन्ह, संधि, समास, रस, अलंकार, छंद, अपठित गद्यांश, साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। तो इतनी चीज़ें हैं, तो क्या सभी को सेम बराबर वेटेज देते हैं? नहीं, इसमें कुछ जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कुछ कभी कभी पूछा जाता है। जैसे जो हमसे ज़्यादा पूछा जाता है हम उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे हमसे अशुद्धि या वर्तनी पे बहुत सारे सवाल आते हैं, उपसर्ग प्रत्यय पे बहुत सारे सवाल आते हैं, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द पे बहुत सारे सवाल आते हैं, विपरीतार्थक पे भी आते हैं। तो इन सब बातों पे हम ध्यान देंगे। कम किस पे आते हैं, छंद पे कभी कभी पूछ लेता है, रस पे कभी कभी पूछ लेता है, अलंकार पे कभी कभी पूछ लेता है। तो इन सब को भी हम पढ़ेंगे तो हम सबको कॉन्सेप्ट तो हम सबका ही क्लियर करके चलेंगे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड हमारा प्रिपरेशन रहना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा उन पे फोकस करेंगे जो सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। और पढ़ना हमें सब है, और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से तो हम सब कवर कर ही लेंगे। ठीक है, तो जुड़ना होगा तो इन नंबर पे आप हमें करिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं ये क्वेश्चंस को एनालाइज करना कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे पिछले साल। 2018 का ये क्वेश्चन है, हिंदी पेपर है।
तो देखिए दक्षिण का तद्भव आपसे पूछ रहा है, बताइए कि दक्षिण का तद्भव क्या होता है। तो दक्षिण क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए तद्भव और तत्सम क्या है। देखिए क्योंकि ये एनालिटिकल वीडियो है तो मैं बहुत ही डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा हर एक टर्म्स का कि क्या क्या होता है। तत्सम शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के शब्द है ना, उनको डायरेक्टली उठा करके हम जब अपने आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करने लगते हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मातृ तत्सम शब्द है, और माता या माँ या माई ये सब क्या है, तद्भव शब्द है, क्योंकि संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, उसको तद्भव कहते हैं। तो दक्षिण क्योंकि तत्सम शब्द है, इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है, दाहिना। तो पहले का आंसर हो जाएगा दाहिना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट अ सेकेंड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यवहारिक शब्द में प्रत्यय पहचानिए। व्यवहारिक शब्द, ये शब्द है कौन सा, व्यवहारिक। तो कैसे बना होगा, व्यवहार प्लस इक। ठीक है, तो प्रत्यय किसे कहते हैं, जो किसी शब्द के अंत में आकर के उसका अर्थ या तो चेंज कर दे या कभी कभी नहीं भी करे, तो ऐसे शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। तो इक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। देखिए जब शब्दों के अंत में जो शब्द लगेगा ना उसको प्रत्यय कहेंगे, और शुरू में लगेगा उसको हम उपसर्ग कहेंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान देते हुए चलिए। तो एक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, अंतराल शब्द। वेट अ सेकेंड, अंतराल शब्द का उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। अंतराल जो शब्द है इसमें उचित वाक्यांश का, अंतराल किसे कहते हैं। तो देखिए इंग्लिश में आपने इस वर्ड को सुना होगा, इंटरवल। ठीक है, इंटरवल को आपने सुना होगा, इसी को अंतराल कहते हैं। दो काल के मध्य का जो समय होता है ना, दो टाइम्स के मध्य का जो बीच का जो समय होता है उसको ही हम अंतराल कहते हैं। जैसे 1 बजे आपने कुछ किया, उसके बाद 2 बजे किया, उसके बाद 3 बजे किया, तो कितने कितने टाइम के बाद कर रहे हैं आप। ठीक है, तो इसमें 1 से 2 बजे के बीच में कितने का डिफरेंस है, 60 मिनट्स का, 1 घंटे का। तो 1 घंटे के अंतराल पे आप कर रहे हैं हर काम को। ठीक है, तो इसी को अंतराल कहते हैं। दो कालों के मध्य के अवकाश को अंतराल कहते हैं। मूवीज जब आपने देखने जाते हैं तो कुछ देर का इंटरवल रहता है, उसको भी हम अंतराल कहते हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के उचित पर्यायवाची युग्म का चयन करें। पृथ्वी का मतलब क्या होता है, धरती। तो इनमें उचित पर्यायवाची क्या है, अंबु, अम्ब, तो ये सब आकाश के हैं। वहीं पे बात करें पखौटा, डैना, पंख, ये सब पंख के हैं, मतलब जो पक्षी के विंग होता है, पंख होता है, उसका है पंख। भू, उर्वी, अवनी, ये सारे धरती के पर्यायवाची है, तो यही सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, ये आपका पर्यायवाची शब्द से पूछा गया था। उसके बाद है नेक्स्ट है, सापेक्ष का विलोम शब्द बताइए। सापेक्ष का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ जाइए, तब आपको विलोम शब्द अपने आप आ जाएगा। सापेक्ष ऐसे मतलब उसे कहते हैं जो किसी की अपेक्षा करता हो। किसी की अपेक्षा करने वाला कहलाता है सापेक्ष। ठीक है, तो जो किसी की अपेक्षा ना करे, किसी पे निर्भर ना रहे, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे निरपेक्ष। क्या कहेंगे, निरपेक्ष। जैसे आपने सुना होगा कि भाई भारत कैसा देश है, एक धर्म निरपेक्ष देश है, यानी कि किसी भी धर्म की अपेक्षा नहीं करता है, किसी की भी मतलब किसी पे भी निर्भर नहीं, किसी को भी ज़्यादा भाव इन द सेंस कि ज़्यादा सबको समान समझता है, तो निरपेक्ष, दैट इज निरपेक्ष। तो सापेक्ष का उल्टा क्या हो जाएगा, निरपेक्ष हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है। तो सबसे पहले तो समझिए कि भाई अलंकार क्या होता है, उसके बाद समझिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। क्या होता है, आभूषण। तो जिस तरीके से हम अपने आप को सजाने के लिए, महिलाएं अपने आप को सजाने के लिए, पुरुष अपने आप को सजाने के लिए आभूषण का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से वाक्यों को सजाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं, ताकि वाक्य पढ़ने में, सुनने में अच्छा लगे, उसे अलंकार कहते हैं। तो अनुप्रास अलंकार क्या हो गया, एक भेद है अलंकार का, जिसमें जो शब्द होते हैं ना वो बार बार रिपीटेशन होता है उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और अनुप्रास अलंकार के भी बहुत सारे भेद है, जैसे छेकानुप्रास अलंकार, अत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जबकि देख्यानुप्रास अलंकार ना, ये कोई अलंकार का भेद नहीं है। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा कि ये भेद नहीं है किसका, अनुप्रास अलंकार का। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है,
नायक नायिका के मिलन की स्थिति का वर्णन किस रस के अंतर्गत किया जाता है? देखिए रस, मैंने बताया था कि रस से भी सवाल आते हैं। रस किसे कहते हैं? जब भी कभी कोई आप गीत सुनते हैं या कोई कविता सुनते हैं तो आपको क्या होता है, एक विशेष प्रकार का भाव आपके मन में जगता है। जब आप ऐसा सुनते हैं ना, आप कहते हैं ना, अरे कितना रोमांटिक गाना है, अरे कितना सैड सॉन्ग है, अरे कितना जोशीला सॉन्ग है ना। जिम में जोशीला सॉन्ग सुनते हैं कि नहीं आप लोग? तो ये सब क्या है? रस ही तो है, जो कानों में आने के बाद आपको उस कविता का, उस गीत का भाव बताता है कि ये किस तरीके का भाव व्यक्त किया जा रहा है इस कविता से या इस गीत से। उसी को हम रस कहते हैं। ठीक है, बहुत तरीके के रस होते हैं। तो रस जब हम पढ़ेंगे ना, जब हम कॉन्सेप्चुअल वीडियोस पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी आपको रस क्या होता है वो समझ में आ गया। तो देखिए, वीर रस है रस का उदाहरण, करुण रस भी है, भक्ति रस भी है, श्रृंगार रस भी है। तो यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है कि नायक नायिका का जब मिलन होता है ना, तो जब इस स्थिति का वर्णन करेंगे तो उसमें श्रृंगार रस आता है घुल के, वीर रस थोड़ी होगा। अभी मान लो नायक नायिका मिल रहे हैं और आप वहाँ पे वीर रस वाली कविता कोई थोड़ी पढ़ने लग जाओगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। तो वीर रस कहाँ पे होगा? जहाँ पे हम भक्ति की भावना, हमें देशभक्ति की भावना हमें जगेगी, या फिर हम कुछ किसी देश पे चढ़ाई करने जा रहे हैं, तब वीर रस व्यक्त होगा। ठीक है, भक्ति रस जहाँ पे हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। और करुण रस जहाँ पे कुछ बिछोह वगैरह हो गया है तो वहाँ पे करुण रस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? श्रृंगार रस, जब प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से या नायक नायिका एक दूसरे से मिल रहे हैं उस स्थिति में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई क्या होता है? चार पंक्तियों का चरण होता है, मतलब ठीक है, चार पंक्तियां उसमें होती है। और जैसे चार चौपाई में कितने कितने मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं होती है। तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा? सही, 16 मात्राएं हो जाती है। तो ये छंद से पूछा गया है। जब हम छंद वाला चैप्टर करेंगे, कॉन्सेप्चुअल वीडियो, उसमें हम इसकी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो हमें पता है 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। बालक गेंद खेल रहे हैं, वाक्य में कारक बताइए। तो कारक की जानकारी आपको होना आवश्यक है। देखिए, जैसे मैंने जो आपको चैप्टर्स बताए थे सिलेबस में कि इन चैप्टर्स से क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, उन चैप्टर से आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक गौर किया है तो देखिए, कारक से भी सवाल आ गए। कारक का मतलब क्या होता है? 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, अगर आपको याद नहीं है तो जब हम कारक वाला चैप्टर करेंगे उसमें हम बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर समझिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि बालक गेंद खेल रहे हैं। तो बालक गेंद को खेल रहे हैं या बालक गेंद से खेल रहे हैं? तो बालक गेंद से खेल रहे हैं या गेंद के द्वारा खेल रहे हैं? ठीक है, यही तो होगा से। तो क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से संबंध। देखिए, करण से, तो यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। ठीक है, जब ये मैं आपको टेबल करवाऊंगा ना कारक का, तो बहुत ही इजीली आप समझ जाओगे कि मैं ये कर्ता ने कर्म को करण से क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे करण कारक हो जाएगा, इतना आप समझ लीजिए। अगला है, इनमें से कौन रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इन चारों में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो ग्राम्या उन्हीं की रचना है, युगांत उन्हीं की रचना है, रजत रश्मि भी उन्हीं की रचना है। जबकि कुकुरमुत्ता की बात करें ना, तो ये किन की रचना है? ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये रचना है। तो इतना याद रखिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन कवि और कविता किसका निबंध है? ये जो कवि और कविता नामक निबंध है, ये किनका है? इनमें से पूछा जा रहा है। तो मैंने बताया था सिलेबस में रचनाएं भी पूछी जाती हैं, कृतियां पूछी जाती है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ये निबंध है, जिसका नाम है कवि और कविता। हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है? देखिए, लिपि से भी सवाल आ गए। तो लिपि किसका प्रयोग हम करते हैं? तो देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। अयोगवाह वर्ण है। अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं? तो देखिए, जो अनुस्वार होता है ना, जैसे अंग हो गया, अह हो गया, ये क्या है? अयोगवाह वर्ण है। जब हम वर्ण करेंगे वर्णमाला, उसमें हम बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो वर्णमाला से है ये, अंग और अह दोनों क्या है? तो यहाँ पे अयोगवाह क्या हो जाएगा? अंग। ये वाला आंसर हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहे हैं कि संवृत स्वर किसे कहते हैं? तो देखिए, ये भी वर्णमाला का ही है, ये भी पार्ट है किसका? वर्णमाला का ही है। देखिए, जब ओष्ठ जो हमारा होता है ना, ओष्ठ या होठ, तो इनके खुलने और बंद होने के बेसिस पे ही हम वृत्त और संवृत्त पता करते हैं। जैसे जब आप कोई वर्ण बोलते हैं
और जितना आपका ओठ गोल हो रहा है उसको वृत्त या समवृत्त के आधार पर उसी मतलब जब आप बोल रहे हैं और पूरा का पूरा आपका ओठ क्या हो रहा है, पूरा का पूरा गोल हो जा रहा है, तो वो समवृत्त स्वर होगा। जैसे ऊ बोलिए, ऊ, जब आप बोलेंगे ना ऊ, तो पूरा का पूरा आपका ओठ बाहर की तरफ आएगा, राउंड होके, गोल होके, तो ये वाला समवृत्त स्वर है। और भी हम इसको डिटेल में करेंगे जब हम कॉन्सेप्चुअल वीडियोस करेंगे। जिह्वा की स्थिति के आधार पर मध्य स्वर इनमें से कौन सा है? जिह्वा, जब आप बोलेंगे तो अपने जीभ को थोड़ा गौर करिएगा जीभ पे। जब अ बोलते हैं अ, तो आपका ना जीभ बिल्कुल बीच से ये साउंड थोड़ा सा निकलेगा, मतलब कंठ से तो निकलेगा बट ऐसा लगेगा कि आपके जीभ के बीच वाले पार्ट को ये टच होके निकल रहा है। ऊ बोलिएगा जब ऊ, तो बिल्कुल ऊ, जीभ के पिछले वाले भाग से आपकी ये आवाज़ निकलेगी, ध्वनि निकलेगी। और ए बोलिएगा ए, तो ये भी पिछले वाले ए, पिछले वाले जीभ के पिछले वाले भाग से ये निकलेगा। औ बोलिएगा, ये भी पिछले वाले से निकलेगा। तो ये सब क्या है? ये सब पश्च की तरफ से निकलेगा, जीभ के पश्च भाग से। जबकि अ बोलेंगे ना तो ये मध्य भाग से निकलेगा। तो अ जो हमारा हो जाएगा ये मध्य स्वर हो जाएगा। अगर हम जिह्वा की स्थिति की बात करें तो जीभ के बीच से निकलता है ये ध्वनि, ठीक है। जिह्वा के जिस उच्चारण स्थान को स्पर्श करते हुए समय वायु मुख विवर में अवरुद्ध होकर झटक से बाहर निकलती है, वे वर्ण क्या कहलाते हैं? तो देखिए कुछ वर्ण ऐसे होते हैं ना, जब हम उसे बोलते हैं तो हमारा जीभ ना थोड़ा सा क्या होता है, मुड़ता है। और उसमें जब वो जीभ हमारा मुड़ करके जहाँ से वो ध्वनि निकलती है, मतलब प्रोड्यूस होती है, उस जगह को टच करता है हमारा जीभ, और हवा थोड़ी देर के लिए रुकता है। और जब हम उस शब्द को बोलते हैं तो अचानक से हवा मुख से बाहर की तरफ निकलता है एक झटके में। ऐसे हम शब्दों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। जैसे आप बोलिए ल, ल, जब आप ल बोलेंगे ना तो आपके तालू से ये ल आपका जीभ टकराएगा, और ल जब आप बोल दीजिएगा तो अचानक से हवा बाहर की तरफ निकलेगा, ल, ठीक है। तो ऐसे व्यंजन को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ल इसका एक उदाहरण है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन का एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि स्पर्श व्यंजन इनमें से कौन सा है, तो ल इसका एक उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स का विवरण क्या है? जो ये देखिए स, सबसे पहले तो आप उच्चारण करके देखिए ये कहाँ से आप उच्चारण कर पाते हैं। तो आप जब स बोलेंगे ना स, तो आपकी जीभ जो है दांतों से थोड़ी सी टच होगी, स, इसीलिए इसको दंते कहते हैं। तो स क्या है? एक तो दंते ये है, ठीक है, दंते है। उसके बाद और क्या है? अच्छा, संघर्षी या पार्श्विक कैसे होगा? पार्श्विक अभी मैंने समझाया, पार्श्विक में हल्का सा टच होगा, हल्का सा। और संघर्षी में क्या होता है कि संघर्षी में क्या होता है कि जब वो शब्द बोलते हैं ना, और शब्द जब बोलते हैं तो मुख से थोड़ी सी वायु निकलती है। और मुख कैसे खुलता है? अचानक से खुलता है या थोड़ा रुक के खुलता है, तो उसे संघर्षी कहते हैं। स एक क्या है? स एक संघर्षी व्यंजन भी है। और वहीं पे बात करें कि दंत्य है ही, उष्म है या नहीं, तो उष्म कैसे निकलेगा? जब आप स बोलेंगे ना तो मुख से थोड़ी सी हवा निकलेगी आपके, स, तो वो हवा अगर ज़्यादा निकलेगी तो वो महाप्राण कहलाएगा। लेकिन हवा अगर कम निकलता है तो वो क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। तो स क्या है? अल्प प्राण है। और जबकि मुंह से हवा निकलता है तो उष्म भी है और अल्प प्राण भी है। तो क्या हो जाएगा? ये बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो जब दो सार्थक शब्द, देखिए शब्द तीन तरह के होंगे। एक तो रूढ़ होगा, जिसको हम रूट वर्ड कहते हैं, मूल शब्द, यानी कि इस रूट वर्ड को अगर आप रूट शब्दों को तोड़ेंगे ना तो उनका कोई मतलब नहीं निकल के आएगा। एक होता है यौगिक, जो दो रूट शब्दों के मेल से मिलके बनेगा और इनका सार्थक मतलब ही होगा, तो उसे कहेंगे यौगिक शब्द। और एक यौगिक शब्द ही होंगे, दो शब्दों के मेल से बनेंगे लेकिन उनका मतलब कुछ और निकल के आ जाएगा, तीसरा कुछ विशेष मतलब निकल के आ जाएगा, तो उसे हम कहेंगे क्या? उसे हम कहेंगे योग रूढ़। क्या कहेंगे? योग रूढ़। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो दो शब्दों के से मिलके बना नील जोड़ कमल। तो नील कमल का अगर हम सिंपल मतलब समझे तो इसका मतलब क्या होता है? नीला है जिसका चरण। जबकि नील कमल हम कहते किसको है? भगवान विष्णु को कहते हैं। तो इसका कुछ विशेष मतलब निकल के आ रहा है। नील कमल कहने पे इसका शाब्दिक मतलब हम नहीं पता करते हैं, हम सीधा भगवान विष्णु हमारे ध्यान में आ जाते हैं। तो नीलकंठ अगर बोले तो भगवान शंकर हमारे ध्यान में आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? इसको हम कहेंगे योग रूढ़। तो दो सार्थक शब्द जब मिल करके मिलेंगे तो उसे तो हम कहेंगे क्या? यौगिक कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। लेकिन जब उसका कुछ विशेष मतलब निकलेगा तब योग रूढ़ कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हम यौगिक शब्द ही हमारा सही जवाब होगा।
अगला है निम्न में से रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है। तो रूढ़ मैंने बताया जो रूट है जिसको तोड़ने पे उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे रंगीला को तोड़ेंगे तो रंग ईला में टूट जाएगा, मनोहर में भी को भी तोड़ सकते हैं, आगमन को भी तोड़ सकते हैं। जबकि पान को आप अलग अलग करोगे तो पा प्लस न, तो इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो पान एक क्या है, एक रूढ़ शब्द है और इसका विखंडन करने पे इसका जो अर्थ है ना वो खो जाएगा। उसके बाद है अगला, निम्न में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण बताइए। तो अभी मैंने समझाया था योग रूढ़ क्या होता है। तो योग रूढ़ का यहाँ पे अनुरूप हो जाएगा क्या, नहीं होगा, अभाव नहीं होगा, आकर्षण। जबकि मनोज क्या होगा, मनोज एक योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है, क्योंकि मनोज का जो मतलब होता है वो कामदेव को हम मनोज कहते हैं, कामदेव, इसलिए मनोज क्या है, एक योग रूढ़ शब्द है। उसके बाद है अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है। देशज शब्द क्या होता है, जो हमारे देश में हमने खुद ही बोलचाल के भाषा में उसको हमने लाया है, हमने खुद ही उसको बना दिया है, ठीक है, कहीं और से हमने उसको नहीं लिया है, तो वैसे शब्द को देशज कहेंगे। तो अलमारी देशज है क्या, नहीं है, बाल्टी भी नहीं है, कैंची भी नहीं है। जबकि डोंगा जो है ना, डोंगा हमारा देशज शब्द है। डोंगा हम किसी बर्तन को कह देते हैं, यूटेंसिल को कह देते हैं, तो ये हमारा खुद का बनाया हुआ शब्द है, इसलिए ये देशज है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव अभी मैंने समझाया था, मतलब इसका क्या होता है, तत्सम, जब संस्कृत के रूपांतरित हुए शब्द, जब कुछ मतलब संस्कृत के वो शब्द है लेकिन बिगड़ते हुए कुछ और बन गए, उनको हम कहते हैं तद्भव। तो यहाँ पे झीना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तद्भव। जैसे जीर्ण एक शब्द होता है, जीर्ण शीर्ण जिसको बोलते हैं, जीर्ण मतलब बिगड़ा हुआ, फटा पुराना, जीर्ण, तो ये संस्कृत शब्द है, इसलिए इसको तत्सम कहते हैं। इसी को बिगड़ते बिगड़ते ये इससे बन गया झीना, तो ये क्या बन गया, ये बन गया तद्भव। जैसे वो गाना सुना है ना आपने, चदरिया झीनी रे झीनी, तो झीनी यानी कि फटी हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर आए हैं उसको हम तद्भव कहते हैं। विदेह का विलोम क्या होगा, विदेह का विलोम होगा देह। तिमिर का उपयुक्त विलोम होगा, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा या अंधकार, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश। बाकी सारे के सारे इसके समानार्थी है। आज मेरे घर बहुत से मेहमान आने वाले हैं, तो मेहमान को अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे। आपसे पूछ रहा है कि जो रेखांकित शब्द है ना, उसका पर्यायवाची क्या होगा, तो मेहमान का पर्यायवाची क्या होगा, अतिथि होगा। कबूतर दाने चुगते हैं, इसमें जो कबूतर को अंडरलाइन किया है, आपसे पूछ रहा है कि इसका उपयुक्त पर्यायवाची, तो कबूतर का पर्यायवाची क्या होगा, कपोत होगा, कबूतर को कपोत भी कहते हैं। दिए गए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का उचित अर्थ ज्ञात कीजिए। इसमें दो चीजें दिया गया है, मतलब अर्चन और अर्जन, ठीक है। अर्चन और अर्जन, मतलब अर्जन का मतलब क्या होता है, जमा करना, संग्रह करना, और अर्चन का मतलब क्या होता है, पूजा अर्चना, कहते हैं ना पूजा अर्चना, तो अर्चन का मतलब होता है पूजा करना, तो ये हो जाएगा आपका संग्रह। अर्चन का मतलब हो जाएगा संग्रह और अर्चन का मतलब हो जाएगा पूजा करना। अब देखिए वर्तनी से भी सवाल आ गए, यानी कि शुद्धि अशुद्धि से। आपसे पूछ रहे हैं कि शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन है, बताइए। आधीन नहीं होता है, अधीन होता है, अनायास होता है, आनायास नहीं होता है, प्रादान नहीं होता है, प्रदान होता है, तो क्या हो जाएगा, यातायात सही है, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो शुद्ध इनमें से क्या है, अनुमोदन थोड़ा ना होता है, अनुमोदन होता है, स्वीकार नहीं होता है, स्वीकार होता है, उन्नति नहीं होता है, उन्नति होता है, न संयुक्त, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो नवरत्न ये सही है, यही आंसर है। कर्म में तत्पर रहने वाला इंसान क्या कहलाता है। कर्म में तत्पर रहने वाले को कहते हैं कर्मठ, जो हमेशा काम करने के लिए तैयार रहे उसको कहते हैं कर्मठ। और देखिए अनेक वाक्यों के लिए एक वाक्य ये भी आ गया हमारा, है ना, इससे भी पूछे जाते हैं प्रश्न। निम्न में से कौन सा वाक्य अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोधक है। देखिए सर्वनाम से सवाल आ गए। सर्वनाम के बहुत सारे वो होते हैं, भेद होते हैं, इसमें से एक है अनिश्चयवाचक, जहाँ पे मात्रा का या फिर जो हम अवधि का कोई निश्चित ज्ञान ना हो। जैसे यहाँ पे पहला है जो स्टेटमेंट, वो कह रहा है कि कुछ समय विश्राम के बाद मजदूर पुनः काम करने लगा। कुछ समय, कितना समय ये नहीं पता है हमें, तो ये अनिश्चयवाचक है, ठीक है ना, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। संबंधवाचक सर्वनाम इनमें से कौन है, तो जिस सर्वनाम से क्या होता है,
दो व्यक्ति या फिर दो चीजों के बीच ना संबंध का वो होता है, संबंध का पता चलता है, उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे क्या है, अगर पढ़ेंगे ना तो पढ़ने से पता चल जाएगा, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, ये है संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी है। तो उपर्युक्त दोनों हो जाएगा आपका क्या आंसर, जवाब। देखिए इसमें ना थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। वैसे तो हम जब चैप्टर करेंगे कॉन्सेप्चुअल उसमें बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ पे मैं बस बता दूं कि सकर्मक अकर्मक क्या होता है। सकर्मक क्रिया ऐसे क्रिया को कहते हैं जिस क्रिया में ना कर्ता भी दिया हो, कर्म भी हो और करण भी हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई सकर्मक क्रिया कौन सा है, तो सकर्मक में क्या होगा, कर्म की भी प्रधानता होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, कर्ता के साथ साथ कर्म की भी प्रधानता होगी। जहाँ पे सिर्फ कर्ता की प्रधानता है वो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो राहुल ने केला खाया, राहुल करता है, केला, केला कर्म है, तो भाई खाया मतलब केला खाया, राहुल ने केले को खाया, तो ये सकर्मक क्रिया है। यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। गाड़ी चलती है, सिर्फ क्या है, सिर्फ करता है, कर्ता की प्रधानता यहाँ पे नजर आ रही है। वह लजा रही है, कर्ता की प्रधानता नजर आ रही है। मीरा गाती है, मीरा की प्रधानता यानी कि कर्ता की प्रधानता नजर आ रही है। तो राहुल ने केला खाया, ये वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, विद्यार्थी को अंडरलाइन किया गया है। तो अंडरलाइन शब्द जो है, रेखांकित शब्द, वो क्या है, अच्छा विद्यार्थी। अच्छा क्या है भाई, विशेषता है। किसकी विशेषता है, तो जो विशेषता है वो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य कहलाएगा। तो यहाँ पे विद्यार्थी को क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। ठीक है, तो ये वाला सही जवाब हो जाएगा बी। उसके बाद है, इनमें से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा को कहेंगे जिनको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। तो गेहूं को माप तौल सकते हैं, तेल को भी कर सकते हैं। क्या पुलिस को माप सकते हैं, नहीं माप सकते। तो पुलिस क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। यही हमारा जवाब हो जाएगा। से अलग होने के अर्थ में किस कारक की विभक्ति है, तो कर्ता ने कर्म को करण से अपादान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। तो अपादान से अलग होना, ये वाला सही हो जाएगा कारक। तो ये मैं क्या लिख रहा हूँ, जब हम कारक करेंगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे बस ये समझ लीजिए, से अलग होना किस कारक का है, मतलब अपादान कारक का मतलब होता है से अलग होना। और करण से भी है, करण में भी से है, तो यहाँ पे हो जाएगा के द्वारा। जैसे मैं बोलूँ, एक मैं वाक्य बोलूँ कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं ना, तो वहाँ पे करण कारक है, नहीं सॉरी, से अलग होना अपादान कारक है। कौन सा कारक है, अपादान कारक है, क्योंकि अलग हो रहा है। अलग होने की स्थिति में हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका। मंत्री शब्द का यहाँ पे बहुवचन पूछ रहा है, तो मंत्री शब्द का बहुवचन हो जाएगा मंत्रीगण। इसमें आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। करवाहट, चाय, बचपन। मेरा बचपन होता है, मेरी बचपन होता है क्या, नहीं, मेरा बचपन ऐसा था, मेरा बचपन वैसा था। तो मेरा यानी कि पुल्लिंग, बचपन पुल्लिंग है। चाय मीठी है, चाय मीठा थोड़ी है, चाय मीठी है। ठीक है, उसके मन में कड़वाहट है, उसकी कड़वाहट मुझसे देखी नहीं जाती, तो कड़वाहट स्त्रीलिंग है। मक्खी उड़ रही है या मक्खी उड़ रहा है, मक्खी उड़ रही है, मक्खी भी स्त्रीलिंग है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको स्त्रीलिंग शब्द चुनना है। किसका, अभिमानी का। अभिमानी, अभिमानी का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो हो जाएगा अभिमानिनी। क्या हो जाएगा, अभिमानिनी। झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो भाई झगड़ा प्लस आलू, ये वाला प्रत्यय लगा है। ठीक है, झगड़ालू, झगड़ा प्लस आलू। निम्नलिखित प्रश्न में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो भाई उत्तरोत्तर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत्तर जोड़ उत्तर। उत्तर जोड़ उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तरोत्तर। सही संधि विच्छेद वाला अगेन यथोचित का सही संधि विच्छेद हो जाएगा यथा प्लस उचित, यथा प्लस उचित। कह रहा है अष्ट धातु में कौन सा समास है, तो ऐसे शब्द जहां पे आपको कुछ क्वांटिटी का पता चलता है, कुछ द्रव्यमान का पता चलता है, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं द्विगु समास। तो अगर अष्ट धातु में देखें तो अष्ट से 8 का पता चल रहा है, 8 एक संख्या है, नंबर है, तो अष्ट धातु में कौन सा समास है, द्विगु समास है। जब हम समास वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम बहुत ही डिटेल में इसको करने वाले हैं।
द्वंद्व समास ऐसे समास को कहते हैं जहाँ दोनों पदों की समानता होती है बराबर, जैसे आग पानी। आग पानी में दोनों शब्द बराबर इंपॉर्टेंस रखते हैं। या फिर जल पान, अन्न जल भी दोनों शब्द क्या करते हैं, बराबर इंपॉर्टेंस रख रहे हैं। पचरंगा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले लगेगा तो पच प्लस रंगा, ये हो जाएगा हमारा पचरंगा, तो पच यहाँ पे उपसर्ग है। अनुताप शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुताप में है अनु उपसर्ग। दी गई लोकोक्तियों में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। अधजल लोटा छलकत जाए, नहीं, अधजल गगरी छलकत जाए होता है। अपनी अपनी ढपली सबका राग, नहीं, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग होता है। अंधों में काना राजा, ये बिल्कुल सही है। गलत लोकोक्ति का चयन करना है, याद रखिएगा, यहाँ पे सही लोकोक्ति चुनने के लिए नहीं बोल रहा है, क्या कह रहे हैं, गलत लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो निर्बल के बल राम, ये तो सही लोकोक्ति है। दीवार के भी कान होते हैं, सही है। परशुराम का कोप, ये भी सही है। ढाक के 3 पात होते हैं, ढाक के 3 पुत्र नहीं होते। क्या होते हैं? ढाक के 3 पात। कहते हैं ना, तुमसे तो बात करना, वही ढाक के 3 पात करना, मतलब ढाक के 3 मतलब पात मतलब रिपीट करना, सेम गलती बार बार। तो ढाक के 3 पात तो क्या होता है, ढाक के 3 पात होगा, ढाक के 3 पुत्र नहीं है, ये गलत है, यानी कि यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आंखें मूंदना का मतलब क्या होता है? आंखें मूंद लेना का मतलब होता है, मुहावरे का अर्थ होता है मर जाना। और अंकुश लगाना मुहावरे का मतलब क्या होता है? रोकना, रोक देना, किसी काम को करने से रोक देना, अंकुश लगा देना। इधर कुआं उधर खाई का मतलब क्या होता है? दोनों ओर से संकट होना। इधर कुआं, दोनों उधर खाई। अब इन लोकोक्ति में से आपको सही लोकोक्ति चुनना है। अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पास उतरनी गलत है। अपनी करनी पास उतरनी गलत है। अपनी करनी आस उतरनी, ये भी गलत है। तो अपनी करनी पास उतरनी, ये वाला सही है, पहला वाला सही है। अगला प्रश्न है, आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया। हमें व्याकरण पढ़ाया गया, इसमें आपसे पूछ रहा है कि किस वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, वाक्य से भी सवाल आ गए, वाच्य जिसको कहते हैं, वाच्य से भी आपके सवाल आ गए, देख लीजिए। तो अभी तो ये 3 तरह के होंगे। एक तो कर्तृवाच्य होगा, कर्तृवाच्य, ये क्या होता है? एक होगा कर्मवाच्य, एक होगा भाववाच्य। तो ऐसे वाक्य या फिर ऐसे वाच्य जिसमें क्या होगा, जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी उसे कर्तृवाच्य कहेंगे, जिसमें कर्म की प्रधानता होगी कर्मवाच्य, और जिसमें दोनों की ही प्रधानता नहीं होगी ना, उसे भाववाच्य कहेंगे। जहाँ पे जैसे मैं बोलूँ बच्चा नहीं सोया, बच्चा नहीं सोया, तो ये कर्तृवाच्य है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की प्रधानता है, कर्ता ने नहीं किया, यानी कि कर्तृवाच्य। उसके बाद है सेकंड, अगर मैं बात करूं बच्चों द्वारा रंग डाला गया, या बच्चों द्वारा रंग डाला गया, तो रंग को डाला गया है ना, तो यहाँ पे कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य हो जाएगा ये। और भाववाच्य मैं अगर बताऊं तो बच्चे से सोया नहीं गया, तो बच्चे से सोया नहीं गया, तो इसमें क्या हो गया, सोया नहीं जा रहा है, ये एक भाव है, तो भाव की प्रधानता, इसलिए ये भाववाच्य होगा। तो यह पूछ रहे कि आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, हमें पढ़ाया गया, तो भाई कौन सा हो जाएगा ये, हमें व्याकरण पढ़ाया गया, तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य। व्याकरण को पढ़ाया गया ना, यहाँ पे कर्म की प्रधानता है। वह दिन में फल खाता है, इसमें कौन सा है? वह दिन में फल खाता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा भाई? दिन में फल खाता है, तो देखिए वह खाता है ना, तो वह करता है, यहाँ पे कर्ता की प्रधानता दिखाई जा रही है, तो ये हो जाएगा कर्तृवाच्य। बालक रो रो कर चुप हो गया का संयुक्त वाक्य क्या होगा? अभी देखिए वाक्य से आ गया ये सवाल, इसमें संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, ये तीनों सब पूछते हैं, ये सब भी हम पढ़ेंगे बाद में। तो रो रो कर चुप हो गया, इसका संयुक्त वाक्य अगर हम बनाए तो क्या हो जाएगा? बालक रोता रहा और चुप हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? बालक रोता रहा और चुप हो गया, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, क्योंकि और से हमने इसको ऐड कर दिया, संयुक्त वाक्य हो गया। थोड़ा और डिटेल में बात करें तो सरल वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं ना जिसमें क्रिया और जो कर्ता होता है ना वो एक ही होता है, और तो ये सरल वाक्य हो जाता है। वहीं पे संयुक्त वाक्य की बात करें तो 2 या 2 से अधिक भी उपवाक्य इसमें मिल सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, बालक रोता रहा और चुप हो गया, ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहेंगे। और मिश्र वाक्य होगा ना जिसमें एक से अधिक वाक्य मिले हो, लेकिन जो प्रधान उपवाक्य होगा ना और शेष वो उसी पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं घर गया तब मैंने पंखा चलाया, तब से मतलब घर गया तब पंखा चलाया, यानी कि एक जो उपवाक्य है ना वो पहले पे डिपेंडेंट है, इसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इसकी भी बात हम आगे करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिश्र वाक्य? अभी मैंने बताया कि 2 या 2 से ज्यादा इसमें वाक्य होंगे,
लेकिन जो प्रधान उपवाक्य होगा ना वो डिपेंडेंट होगा दूसरों पे। जैसे यहाँ पे हम बात करें सीता और गीता भाग गई, ये तो साफ पता चल रहा है कि ये दोनों भाग गए, लेकिन सेम काम, इसमें क्रिया तो सेम हो रहा है, तो ये सरल वाक्य है। तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो, क्योंकि तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो, तो ये जो डिपेंडेंट है ना, तुम महान हो क्यों हो, तो क्योंकि सच बोलते हो, तो ये हो गया आपका मिश्र वाक्य, क्योंकि ये वाला वाक्य इस पे डिपेंडेबल है। उसके बाद है राम बाजार से केले लाया, वाक्य में कौन सा भेद है? राम बाजार से केले लाया, तो साफ पता चल रहा है कि ये सरल वाक्य है, इसमें तो कुछ दो या दो से ज्यादा वाक्य हमें दिखाई नहीं दे रहे। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं का सरल वाक्य क्या होगा? उसने स्वयं को परिश्रमी कहा, ये हो जाएगा सरल वाक्य। की से जोड़ा हुआ था ना ये वाक्य, तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया सरल वाक्य में। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं, तो उसने स्वयं को परिश्रमी कहा, सरल वाक्य बन गया। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है तब तब ईश्वर धरती पर अवतरित हुए हैं, वाक्य में कौन सा भेद है? तो जब जब तब तब, तो ये कौन सा भेद है भाई? ये भी अब कौन सा है? तो ये भी मिश्र वाक्य है, ठीक है ना, मिश्रित वाक्य है। जहां जहां सिंचाई की व्यवस्था है वहां वहां फसलें खूब पैदा हो रही है, ये भी मिश्रित वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरल वाक्य का है? राम वनवास गया, वर्षा आती तो अच्छा रहता, तो से जोड़ गया, ये नहीं है सरल वाक्य। मैं जाऊंगा लेकिन नहीं है सरल वाक्य। राम वनवास गया, क्या ये है? राम वनवास गया, तो राम और एक और था, एक और क्या था? हमने बहुत मेहनत की किंतु, तो ये भी नहीं है, तो राम वनवास गया, ये हो जाएगा हमारा सरल वाक्य। उसके बाद है आंसू का तत्सम बताना है। आंसू क्योंकि तद्भव हो गया है, अश्रु संस्कृत शब्द है, तो अश्रु हो जाएगा तत्सम, और अश्रु से बन गया आंसू, तद्भव। विपणनता शब्द में प्रत्यय बताइए, तो विपणन प्लस ता, ये हो जाएगा आपका प्रत्यय। कैसे बना है ये शब्द? विपणन प्लस ता। विपणन मतलब होता है गरीबी। उल्लास का समानार्थी शब्द बताइए। उल्लास का मतलब होता है खुशी, है ना, हर्षोल्लास हम कहते हैं ना, हर्षोल्लास, तो हर्ष हो जाएगा उल्लास का समानार्थी शब्द। अनुराग का विलोम शब्द हो जाएगा विराग, ठीक है, क्या हो जाएगा? विराग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा, अपठित गद्यांश है ये, तो देखिए पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, वो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरी एक सहेली है शन्नो, क्या है? शन्नो। इसका इस साल पाणी ग्रहण हो गया। पाणी ग्रहण का मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं ना इंगेजमेंट, सगाई, उसको हम पाणी ग्रहण बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा। उसका पति जब ससुराल आता है शन्नो के पांव जमीन पर नहीं पड़ते। दिन भर में न जाने कितने रूप बदलती है। मुख कमल खिल जाता है, यानी कि चेहरा खिल जाता है, बहुत तैयार सजती धजती है। उल्लास संभाले नहीं संभलता, खुशियाँ मतलब संभाले नहीं संभलती। उसे बिखेरती लुटाती चलती है। हम जैसे अभागों के लिए, मतलब अपने आप को वो अभागा कह रहे हैं जो ऑथर है। जब आकर मेरे गले से लिपट जाती है तो हर्ष और उन्माद की वर्षा से जैसे मैं लतपथ हो जाती हूँ। दोनों अनुराग से मतवाले हो रहे हैं। दोनों मतलब कौन? वो और उसका पति। उसके पास धन नहीं है, जायदाद नहीं है, मगर अपनी दरिद्रता में ही मगन है। मतलब कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी मगन है अपने में, गरीबी में ही मगन है। दरिद्रता मतलब गरीबी। इस अखंड प्रेम का एक क्षण, उसकी तुलना में संसार की कौन सी वस्तु रखी जा सकती है? ऐसा आपसे पूछ रहा है कि जो प्रेम का एक क्षण है उसके सामने तो संसार की महंगी से महंगी वस्तु भी फीकी है। मैं जानती हूँ यह रंगरलियाँ और बेफिक्रियाँ बहुत दिन तक नहीं रहेंगी, है ना। जीवन की चिंताएं और दुराशाएं भी उन्हें भी परास्त कर देंगी, लेकिन ये मधुर स्मृतियाँ संचित धान की भांति अंत तक उन्हें सहारा देती रहेंगी। कह रहे हैं ऑथर की मुझे पता है कि उनका जो ये जो प्रेम उल्लास है ना, नई नई अभी शादी ठीक हुई है, सगाई हुई है, तो बहुत ज़्यादा वो खुश हैं, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं रहने वाला है। जब गृहस्थी की बोझ उन पर पड़ेगी, जब खाना पीना करना पड़ेगा, बच्चे होंगे, तब क्या होगा? वो सब चीज़ें ये सब धूमिल हो जाएंगी। लेकिन फिर भी जो अभी इनका प्रेम है ना, फ्यूचर में इन्हीं को क्या करेगा, मतलब सहारा देगा उनका यही प्रेम। प्रेम में भीगी हुई सूखी रोटियां, प्रेम में रंगे हुए मोटे कपड़े और प्रेम के प्रकाश से आलोकित छोटी सी कोठरी, अपनी इस विपन्नता में भी वह स्वाद, वह शोभा और विश्राम रखती है जो शायद देवताओं के स्वर्ग में भी नसीब नहीं है। जब सन्नो का पति अपने घर चला जाता है तो वह दुखिया किस तरह फूट फूट कर रोती है कि मेरा हृदय दुखी हो जाता है।
उसके पत्र आ जाते हैं तो मानो उसे कोई विभूति मिल जाती है। विभूति का मतलब कोई धन मिल जाता है। उसके रोने में भी, उसकी विफलताओं में भी, उसके उपालंभों में भी एक स्वाद है, एक रस है। उसके आंसू व्यग्रता और विहलता के हैं, मेरे आंसू निराशा और दुख के हैं। मतलब शन्नों के आंसू कैसे हैं भाई? व्यग्रता के हैं, विहलता के हैं, मतलब इंतजार के हैं। और मेरे आंसू यानी कि ऑथर के आंसू कैसे हैं? निराशा के हैं, दुख के हैं, क्योंकि उसके जीवन में प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है। उसकी व्याकुलता में प्रतीक्षा और उल्लास है, मेरी व्याकुलता में दैन्य और परवशता है। उसके उपालंभ में अधिकार और ममता है, मेरे उपालंभ में भग्नता और रुदन है। तो इस तरीके से दोनों अपने आप को अभागा कहा है, किसने? ऑथर ने कहा है। अब चलते हैं प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से पाणी ग्रहण शब्द क्या है? तो मैंने बताया था पाणी ग्रहण क्या है, पुल्लिंग शब्द है, उसका पाणी ग्रहण हो गया है, यानी कि पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, फिर से एक गद्यांश है, उसको पढ़ लेते हैं हम कि क्या है भाई गद्यांश क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभ्यता का विकास डैश आदर्श से ही संभव है। जिस समाज में चरित्रवान व्यक्तियों का बाहुल्य है वह समाज सभ्य होता है और वही डैश कहा जाता है। तो देखिए इस तरीके के पैसेजेस को ना आपको बहुत ही ध्यान से गद्यांशों को पढ़ना है। सीधे प्रश्नों से हम हल करने की कोशिश कर सकते हैं। गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो देखिए 5 सबसे नीचे है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, शायद मैं कर्सर ले जाऊँ तो मे भी दिख रहा है क्या ये वाला 5? तो ये है आपका। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि गद्यांश के रिक्त। तो पढ़ते हैं 5वां क्या है, पढ़ते हैं 4 के बाद ये फुल स्टॉप यहाँ से पढ़ते हैं। सामाजिक अनुशासन की भावना व्यक्ति में तभी जागृत होती है जब वह मानव प्राणियों में ही नहीं वरन सभी जीवधारियों में अपने डैश के दर्शन करता है। तो भाई अपनी आत्मा के दर्शन करता है। तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, आत्मा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गद्यांश के रिक्त स्थान 4 की अगर बात करें तो 4 में है, 4 में ये रहा नीचे से दूसरा। सामाजिक डैश बनाए रखने के लिए भी चरित्र निर्माण की आवश्यकता होती है। तो सामाजिक अनुशासन बनाए रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है भाई? चरित्र निर्माण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है गद्यांश के रिक्त स्थान 3 को देखते हैं। आहार निद्रा भय आदि की वृत्ति सभी जीवों में डैश रहती है। तो आहार यानी कि भोजन, नींद, भय, डर सभी में विद्यमान रहती है। उसके बाद है गद्यांश के निम्नलिखित रिक्त स्थान के उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसमें देखिए, इसमें 2 के लिए पढ़ते हैं। 2 में क्या है कि जिस समाज में चरित्रवान व्यक्तियों का बाहुल्य है वह समाज भय सभ्य होता है और वही डैश कहा जाता है, वही उन्नत कहा जाता है। तो ये वाला हो जाएगा। उसके बाद है गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? 1 पढ़ते क्या है? सभ्यता का विकास आदर्श डैश से ही संभव है। तो सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है। तो ठीक है, ये रहा हमारा गद्यांश। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? घर जाकर नहा लेना, मैंने सबको एक ही बात पूछी, स्वार्थी लोग हर जगह मिल जाएंगे, ये तो भाई शुद्ध है। इंसान को समझदार बनना चाहिए, ये भी शुद्ध है। घर जाकर नहा लेना, ये भी शुद्ध है। जबकि मैंने सबको एक ही बात पूछी, सबको एक ही बात पूछी या सब से एक ही बात पूछी, तो ये अशुद्ध है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए वर्तनी और वाक्य शुद्धिकरण से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, ठीक है, तो इस पर भी ध्यान आपको देने की जरूरत है। तो ये कैसे सही होगा भाई? वाक्य कैसे आप सही कर पाओगे, शुद्ध कर पाओगे? तो जब आप क्या करोगे, जब भी आप लिंग सही से पढ़ लोगे, वचन सही से पढ़ लोगे, ये सब कर लोगे ना, तो सही हो जाएगा। मतलब वाक्य शुद्धिकरण आप करने लग जाओगे। एक मुस्कान से चेहरे खिल जाते हैं, ये तो मुझे लग रहा है कि भाई ये शुद्ध है। मतलब एक मुस्कान से चेहरे खिल जाते हैं, अन्य विषय में अच्छे नंबर नहीं है। तुमने कल कई बात की जिससे मुझे दुख हुआ, तुमने कल कई सारी बातें की जिससे मुझे दुख हुआ, ये तो अशुद्ध है। तो ये तो आंसर नहीं होगा, इसको एलिमिनेट कर देंगे। मेरे 3 भाई है, ये भी एलिमिनेट हो गया। अन्य विषय में अच्छे नंबर हैं या अन्य विषयों में अच्छे नंबर है, ये भी गलत हो जाएगा। एक मुस्कान से चेहरे खिल जाते हैं, तो ये सही आंसर है, ठीक है, ये शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अब हमसे अशुद्ध वाक्य पूछ रहे हैं। आंख में कौन पड़ गया, आंख में कौन पड़ गया, ये क्या होता है? आंख में क्या पड़ गया, ये होगा ना, तो यही अशुद्ध है, यही आंसर हो जाएगा। आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध देखते हैं इनमें से कौन सा वाक्य भाई? आपका काम आप खुद करो या अपना काम आप खुद करो, ये तो अशुद्ध है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, वह सब ठीक नहीं है,
मैं उन्हीं की पार्टी में गया था, मैं उन्हीं की पार्टी में गया था, इसमें भाई शुद्ध क्या है, आपसे पूछा है कि भाई इनमें से शुद्ध क्या है। तो देखिए इनमें से शुद्ध हो जाएगा बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, ये वाला शुद्ध है, बाकी सब क्या है अशुद्ध है। ठीक है, जैसे अन्य विकल्प की अगर हम बात करें, आपका काम आप खुद करो, ये थोड़ी होगा, अपना काम आप खुद करो ये होगा। ठीक है, आपका एक जगह पे काम लगाएंगे अपना, वह सब ठीक नहीं है, वह सब ठीक नहीं है, वह तो एक के लिए इस्तेमाल करते हैं, वे सब ठीक नहीं है, वे कहेंगे। वहीं पे मैं उन्हीं की पार्टी में गया था, मैं उनकी पार्टी में गया था, क्या उनकी पार्टी में गया था, उन्हीं की नहीं उनकी। उसके बाद आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हाथ को जेब में रखो, बिल्कुल शुद्ध है भाई, ये तो नहीं होगा आंसर। अभी कहीं नहीं जाना है, ये भी सही है। तुमसे कोई कम नहीं है, ये भी सही है। मैंने कहीं नहीं जाना है, मैंने थोड़ा होता है, मुझे कहीं नहीं जाना है, ये होगा ना सही। मैंने कहीं नहीं जाना है, ये क्या होता है, तो ये अशुद्ध है और यही हमारा आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सबकी समस्याएं गहरी होती है, कहीं से भी लेकर आओ। जब बड़ी भूख लगती है तो कुछ भी खा सकता हूँ, जब मुझे बहुत भूख लगती है तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ, ये होगा। तो ये तो भाई अशुद्ध है, ये तो आंसर होगा नहीं। जोर से प्यास लगी है, जोरों की प्यास लगी है, ये भी गलत है। सबकी समस्याएं गहरी होती है, कहीं से भी लेकर आओ, तो इनमें से कौन सा आपको सही नजर आ रहा है। तो देखिए कहीं से भी लेकर आओ ये शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। सबकी समस्याएं गहरी होती है, सबकी समस्याएं गंभीर होती है। गहरी क्या होती है, गंभीर होती है ना, सबकी समस्याएं गंभीर होती है। तो यहाँ पे ये सब गलत है, सही ये वाला है। निम्नलिखित में से वाक्य अशुद्ध है। अब अशुद्ध हमें चेक करना है। अपनी बात सब कह सकते हैं, अपनी बातों को सब कह सकते हैं, ये तो गलत, ये तो मतलब अच्छा ये तो गलत लग रहा है। किसानों का आंदोलन कई दिनों से चल रहा है, ये तो बिल्कुल सही है, यानी कि आंसर हमारा नहीं होगा। कई कला जानना ही सब कुछ नहीं है, कई कलाएं जानना, यहाँ कला की जगह पे क्या होगा, कलाएं होगा, तो ये अशुद्ध है और ये हमारा आंसर है। अपनी बात सब कह सकते हैं, ये सही है बिल्कुल, ये भी सही है बिल्कुल। अब हमें शुद्ध चुनना है। गरीबी अभिशाप है, मैं सबसे प्रणाम करता हूँ, नहीं मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मेरे नए पते को चिट्ठी भेज सकते हैं, मेरे नए पते पर चिट्ठी भेज सकते हैं, ये होगा ना, तो ये भी अशुद्ध है। ये बक्सा बहुत भारी है, ये बक्सा बहुत भारी है, यह बक्सा बहुत भारी है। ठीक है, तो ये भी अशुद्ध है। शुद्ध कौन सा है, तो गरीबी अभिशाप है, ये बिल्कुल शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए शुद्ध अशुद्ध पे कितने सारे सवाल हैं, देख रहे हैं आप, लगभग 10 के करीब सवाल हैं। वहां न जाना ही समझदारी होगी, देश की जनसंख्या बेरोजगार है, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, यानी कि यही हमारा आंसर है। देश की जनसंख्या बेरोजगार है या देश की जनता बेरोजगार है, जनता होगा ना, जनसंख्या थोड़ी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह व्यवस्था बदलनी चाहिए, आग लगने पर बच्चे बूढ़े महिलाएं सब भागी, ये तो भाई अशुद्ध है। सोहन की वजह से बबलू की नौकरी लग गई, ये शुद्ध है। ठीक है, मोहन के हिस्से में 2 रोटी आई होगा ना। यह व्यवस्था बदलना चाहिए, ये भी गलत है, यानी कि शुद्ध कौन सा है, ये वाला सी ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध है। अब देखिए अब जो सवाल आ गया वो चिन्ह के प्रयोग से आ गया भाई, चिन्ह से, विराम चिन्ह से। तो साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं कि राम आम खाता है, तो मैंने देखिए मैंने इसका प्रयोग किया, ये क्या है, तो ये है भाई पूर्ण विराम, तो ये हो जाएगा पहला आंसर। स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है, तो स्वतंत्र में स्व उपसर्ग है। ठीक है, परसर्ग में कौन सा उपसर्ग है, तो परसर्ग में पर उपसर्ग है। वाला प्रत्यय में कौन सा शब्द मतलब है, वाला प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, वाला, तो मसाला वाला है क्या, मसाला में तो आला प्रत्यय है। चकला गाने वाला, तो गाने वाला में कौन सा प्रत्यय है भाई, वाला प्रत्यय गाने वाला में। आपके दोस्त में से कौन सा साथ देगा, कौन साथ देगा, तो कह रहे कि रेखांकित पदबंध पहचानिए। आपके दोस्त, आपके मतलब आपके किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, सर्वनाम के लिए, तो ये सर्वनाम पदबंध है। भारतीय परंपरा के अनुसार कला उन सारी क्रियाओं को कहते हैं जिसमें कौशल अपेक्षित होता है भाई, जिसमें कौशल यानी कि स्किल, जब स्किल आपके पास होता है तभी तो आपको हम आर्टिस्ट कहते हैं, है ना। तो भारतीय परंपरा में जिनके पास कौशल है, जिनसे कौशल अपेक्षित है, वही क्या कहलाएंगे, वही कहलाएंगे हमारे कलाकार। ठीक है, व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था न होकर के एक डैश समष्टि है, तो एक गत्यात्मक समष्टि है। गत्यात्मक का मतलब होता है गतिशील, परस्पर चलने वाला, गतिशील, यानी कि
जो एक व्यक्तित्व है, आदमी का व्यक्तित्व हमेशा एक जैसा रहता है क्या, स्थिर रहता है क्या? नहीं। आज आप गुस्से वाले हो सकता है कल आप कुछ आपके अंदर चेंज आ जाए, आप बिल्कुल शांत हो जाए, है ना। तो स्थिर अवस्था ना होकर के एक गत्यात्मक समष्टि है, यानी कि पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व लोगों का ना चेंज होता रहता है, गतिशील है ये। अब वापस से हम आ गए किस पे, अब वापस से हम आ गए एक लास्ट हमारा गद्यांश है, उसको पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट प्रश्नों से चलते हैं, प्रश्नों की तरफ चलिए, गद्यांश पढ़ लें। चलिए पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। गद्यांश अगर पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बहुत ही घना वन है, आकाश से बातें करने वाले ऊंचे ऊंचे डैश इसके चारों तरफ खड़े हैं, ठीक है, तो मे बी यहाँ पे पेड़ होगा। उसके बाद है दूर तक डालियों से डालियाँ और पत्तियों से पत्तियाँ मिलती हुई चली गई हैं, जब डैश चलती हैं तो पत्तियां हिलने लगती है। तो जब हवा चलती है तो पत्तियां हिलने लगती है ना। उस घड़ी एक बहुत ही बड़ा हरा समुद्र लहराता हुआ सामने आता है। हरा समुद्र यानी कि जंगल में जो पेड़ है ना, इसको हरा समुद्र से बोला गया है, बताया गया है। बड़, साल और पीपल के पेड़ों की बहुतायत है, पर बीच बीच में दूसरे पेड़ भी इतने हैं कि सारा वन पेड़ों से कसा हुआ नजर आता है। इस पर बेल, बूटे और झाड़ियों की भरमार है। सूरज की डैश भी कठिनाई से धरती तक पहुंच पाती है, यानी कि किरणें भी धरती तक कठिनाई से पहुंच पाती है। कहीं कहीं तो उनका पहुंचना भी कठिन था, वहां सदा अंधेरा रहता है। एक चौड़ी खोर ठीक वन के बीच से होकर पश्चिम के तरफ से पूरब को निकलती है। जहां पहुंचकर यह खोर लोप होती है, वहां कुछ दूर तक वन बहुत घना न था। एक घड़ी दिन और है वन में, उसके बाद क्या है, वन में एक घड़ी दिन और है वन में, डैश छटपट की धुन हो रही है, सरसर छटपट की धुन हो रही है। बरसाऊ बादल डैश में फैले हुए हैं, तो बरसाऊ बादल भाई आकाश में फैले हुए होंगे। पत्तों की खड़खड़ाती हुई बयार चल रही है, धीरे धीरे सहज डरावना वन और भी डरावना हो रहा है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं इनके क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस क्या हमसे कह रहे हैं, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि ये गलती से टच हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा था कि गद्यांश के रिक्त 5 में मतलब के लिए क्या शब्द होगा। तो 5वें में क्या था, 5वें में ये था कि छटपट की धुन हो रही है, बरसाऊ बादल आकाश में फैले हुए, तो आकाश हो जाएगा इसका आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट कह रहा है कि चौथे में क्या हम फिट करेंगे। तो चौथे में हम क्या फिट करेंगे, चौथे में देखिए एक घड़ी दिन और है, वन में डैश की धुंध हो रही है, तो भाई सरसर खटखट की धुंध हो रही है, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है तीसरे में क्या हम फिल करेंगे। तीसरे में तो सूरज की डैश भी कठिनाई से, तो सूरज की किरणें भी कठिनाई से धरती पे पहुंच पाती है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है दूसरे में हम क्या फिल करेंगे, दूर तक डालियों से डालियां और पत्तियों से पत्तियां मिलती हुई चली गई हैं, जब डैश चलती है, तो जब आंधी चलती है या पवन चलती है, तो पवन चलती है तब क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा समुद्र लहराता हुआ सामने आता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि पहले में हम क्या भरेंगे। तो एक बहुत ही घना वन है, आकाश से बातें करने वाले ऊंचे ऊंचे पेड़ चारों ओर खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है 100 क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं ये आपको सेशन पसंद आया होगा। यहाँ पे हमने बहुत मेहनत करी, कहीं पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल नहीं रहा था। पेपर 1 का अगर हम बिहार एसआई के हिंदी पेपर 1 की बात करें तो नहीं मिल रहा था, बहुत ही मुश्किल से ही मिला है। मैंने आप लोगों के लिए ये अरेंज किया। साथ ही साथ हमारे पास जो अब हम करेंगे ना, वो प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं करेंगे, वो हम मॉडल पेपर्स करेंगे बिहार एसआई के। और हम कोशिश करेंगे कुछ उसमें प्रीवियस ईयर भी पेपर हो, क्योंकि मैं बुक ला रहा हूँ तो बुक में आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर काफ़ी पेपर। बहुत ही रेप्यूटेड बुक लाऊंगा, प्लस कॉन्सेप्चुअल वीडियोस करेंगे। जैसा मैंने बताया कि पूरा कोर्स आपको 599 का पड़ रहा है, आपको लेना है तो आप बिल्कुल बेशक हमें मैसेज कॉल कर सकते हैं, जो नंबर मैंने शुरू में आपको बताया। और इसमें हम टेस्ट सीरीज करने वाले हैं और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस करने वाले हैं। जब तक एग्जाम ना हो जाए हम करेंगे, मतलब सिलेबस तो पहले ही कवर कर लेंगे और प्रैक्टिस सेट हम तब तक हम करते रहेंगे, ठीक है। 2-3 दिन पहले तक हम करेंगे एग्ज़ाम के। और बाकी और सारे भी कोर्सेज है, जैसे स्टेट पीसीएस के कोर्सेज हमारे चैनल पे अवेलेबल है, बीपीएससी प्लस सीडीपीओ का कोर्स अवेलेबल है। उसके बाद एचपीएससी का कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, यूकेपीएससी का ऑलरेडी कोर्स हमारे चैनल पे चल रहा है। इनमें से कोई भी कोर्स चाहिए या फिर कोई इंडिविजुअल कोर्स चाहिए, जैसे लूसेंट का, क्राउन का, जीएस पॉइंटर का, लूसेंट समरी सार का, कोई भी कोर्स आपको चाहिए, या फिर इंडिविजुअली हिंदी का कोई कोर्स चाहिए, हिंदी जनरल हिंदी का चाहिए, सामान्य हिंदी का, तो भी आप हमें मैसेज करिए। बिल्कुल टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
उसके अलावा इंस्टा और फेसबुक पे हमारा पेज है, किसके नाम से, NCERT जोन के नाम से, तो वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो करिए और लाइक हमें करिए हमारे फेसबुक पेज को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।